हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जीवों में जनन। ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है। इसमें हमने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ लिया है और अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है उसमें हमने कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ा कल। अब आता है लैंगिक जनन। देखिए, जनन का ये एक दूसरा प्रकार होता है लैंगिक जनन। इस लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है और ये लैंगिक जनन जो होता है ये जटिल होता है अलैंगिक जनन की तुलना में एवं लंबी प्रक्रिया होती है। अलैंगिक जनन की तुलना में ये जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है ये जटिल भी है और लंबी प्रक्रिया भी है। इस लैंगिक जनन में विशेष बात है युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों का निर्माण और दूसरा कार्य है युग्मकों का संलयन, जो कि अलैंगिक जनन में नहीं होता है, लैंगिक जनन में होता है। संलयन साथ में देखिए, इस लैंगिक जनन के अंदर जो नए जीव बनते हैं उनमें विविधताएं आती हैं, विभिन्नताएं होती हैं, जबकि अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न होता है उनके अंदर ये विविधताएं नहीं होती हैं, क्योंकि उनके अंदर बनने वाली जो संतति है वो पूरी तरह से जनकों के समान बनती है। साथ में देखिए, यहां पर ये जो लैंगिक जनन है इसमें कुछ शब्दावली का प्रयोग किया जाता है लैंगिक जनन के अंदर, जो कि आपको जानना जरूरी है क्योंकि लैंगिक जनन इन शब्दावलियों के बगैर समझा नहीं जा सकता है। देखिए, ये हमारा पहला चैप्टर है, इसमें हम जनरल बातें सारी चीजें जो है वो पढ़ रहे हैं, इसी से ये चैप्टर आगे बढ़ेगा। देखिए, सबसे पहला हम देखिए यहां शब्दावली के बारे में पढ़ें। शब्दावली एक होता है जनक, पेरेंट्स जिसको कहा जाता है। जिन जीवों के द्वारा जनन की क्रिया की जाती है उनको जनक कहा जाता है। अब ये जनक जो होते हैं ये अगर एक ही प्राणी या एक ही पादप के अंदर नर और मादा दोनों प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण अगर किया जाता है तो उसे हम कह सकते हैं कि द्विलिंगी जनक होता है। लेकिन अगर मान लीजिए एक ही है, नर युग्मक का निर्माण एक जीव के अंदर होता है और मादा युग्मक का निर्माण दूसरे जीव के अंदर होता है, तो ऐसे जीवों को हम कह सकते हैं एक लिंगी जीव, तो जनक होते हैं। दूसरा है संतति। जिन जीवों की उत्पत्ति इस लैंगिक जनन के द्वारा होती है उनको संतति कहा जाता है। साथ में आते हैं लैंगिक जनन अंग। लैंगिक जनन अंग, ये जो लैंगिक जनन की जो क्रिया है ये विभिन्न प्रकार के अंगों के द्वारा होती है। जो अंग इस जनन में भाग लेते हैं वो सब लैंगिक जनन अंग कहलाते हैं और इनके द्वारा बना हुआ जो तंत्र है वो कहलाएगा लैंगिक जनन तंत्र कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, इसमें ये जो लैंगिक जनन होता है इसमें युग्मक बनते हैं। युग्मक जिनको अंग्रेजी में गैमेट कहते हैं, ये युग्मक जब देखिए, इन युग्मकों को हम तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं समयुग्मक, समयुग्मक आइसोगैमेट्स कहा जाता है। समयुग्मक का मतलब होता है ऐसे युग्मक जो कि आकार, आकृति एवं स्वभाव में एक समान होते हैं, यानी जो भी जनन क्रिया में भाग ले रहे हैं वो एक जैसे होते हैं, तो इनको हम समयुग्मक कहते हैं। जैसा कि शैवालों में, कवकों में जो बनते हैं वो एक ही जैसे होते हैं। दूसरे होते हैं यानी असमयुग्मक।
देखिए, जिन प्राणियों में एक जैसे युग्मकों के द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है उनको हम समयुग्मकी कहते हैं, और जिसमें दोनों युग्मक एक समान आकार के नहीं होते हैं, एक युग्मक बड़े आकार का होता है और एक छोटे आकार का होता है, यानी लघु युग्मक कह सकते हैं और गुरु युग्मक कह सकते हैं। तो इस प्रकार के जो युग्मक बनते हैं तो उसे असम युग्मक कहा जाता है, और ऐसे प्राणी जिनमें इस प्रकार का जनन की प्रक्रिया होती है तो इसको असम युग्मकी जनन कहते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है विषम युग्मकी, हेट्रोगेमिट विषम युग्मकी। विषम युग्मकी का मतलब होता है ऐसे जीव या ऐसा जनन का प्रकार जिसमें क्या होता है कि युग्मक जो बनते हैं वो दोनों युग्मक जो जनन में भाग लेते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, उनकी आकार आकृति में भी भिन्नता होती है और उनके अंदर स्वभाव में भी भिन्नता होती है। तो ऐसे जीव जिनमें विषम युग्मकी स्थिति होती है। अब विषम युग्मकी जिन जीवों में होती हैं उनके अंदर युग्मक दो प्रकार के बनते हैं। देखिए, विषम युग्मकी वाले जीवों में युग्मक जो है वो दो प्रकार के बनते हैं। एक तो होते हैं नर युग्मक, मेल गैमेट, नर युग्मक। दूसरे होते हैं मादा युग्मक, फीमेल गैमेट। अब देखिए, युग्मकों की एक विशेषता होती है कि ये हर समय अगुणित अवस्था में होते हैं, चाहे इनके उत्पन्न करने वाले जीव का जो शरीर है वो चाहे अगुणित हो अथवा द्विगुणित, ये सदैव जो है वो अगुणित अवस्था में ही होते हैं। अब ये जो प्राणी होते हैं, प्राणियों में नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है, शुक्राणु, जबकि मादा युग्मक को जो है वो अंडाणु कहा जाता है। शुक्राणु को अंग्रेजी में स्पर्म बोलते हैं, अंडाणु को ओवम बोलते हैं। जबकि पादपों में अगर देखें हम तो पादपों में इस नर युग्मक को पुमर्णु यानी एंथ्रोजॉइड कहा जाता है, पुमर्णु, और इस मादा युग्मक को एग सेल यानी अंड कोशिका कहा जाता है। ये सभी जो है वो अगुणित अवस्था में होते हैं। तो देखिए, यहां लैंगिक जनन की सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक सदैव अगुणित होते हैं, और नर प्राणी के युग्मक को शुक्राणु कह सकते हैं, मादा प्राणी के युग्मक को अंडाणु कहते हैं। अब देखिए, ये युग्मक जो होते हैं ये निषेचन में भाग लेते हैं, या कह सकते हैं कि इस जनन में भाग लेते हैं, तो कहते हैं निषेचन। जब युग्मकों का निर्माण होता है तो उसके बाद में निषेचन की क्रिया होती है। इस निषेचन की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक यानी दो युग्मक जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ संयोजित हो जाते हैं। नर व मादा युग्मक का संलयन, संलयन का मतलब होता है फ्यूजन, दोनों के केंद्रकों का आपस में मिल जाना, और इस संलयन की क्रिया से जो कोशिका बनती है उसे युग्मनज कहा जाता है। युग्मनज एज ए जाइगोट होता है, ये सदैव द्विगुणित अवस्था में होता है, और निषेचन की क्रिया ये अगर प्राणी के शरीर के बाहर होती है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं, बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और अगर ये निषेचन की क्रिया मादा प्राणी के शरीर के अंदर होती है तो इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि मेंढक के अंदर आप देखोगे तो उसमें मेंढक के अंदर बाह्य निषेचन होता है, पानी के अंदर नर और मादा युग्मकों का संयोजन होता है, जबकि मानव और समस्त जो स्तनधारी वर्ग के प्राणी जो होते हैं उनके अंदर निषेचन सदैव कैसा होता है, आंतरिक होता है। ठीक है, तो ये निषेचन के पश्चात निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया से युग्मनज का निर्माण होता है। अब देखिए, ये जो युग्मनज जो बना है, युग्मनज
निषेचन की क्रिया से युग्मनज का निर्माण होता है, जबकि ये अलैंगिक जनन में इस प्रकार की क्रियाएं नहीं होती हैं, केवल लैंगिक जनन में ही इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। निषेचन के पश्चात जो युग्मनज बनता है, जिससे ये 2n द्विगुणित होता है, जाइगोट जिसे कहा जाता है, इसमें विदलन की क्रिया होती है। विदलन का मतलब होता है लगातार विभाजन होता है और कोशिकाएं साइज में छोटी होती चली जाती है, विदलन होता है। और इसके अलावा परिवर्धन होता है। ये विदलन और परिवर्धन की क्रिया से भ्रूण का विकास होता है और इस भ्रूण से नया जीव जो है वो विकसित होता है। तो इस प्रकार का जो जनन होता है, इसमें नए जीव का निर्माण की क्रिया होती है। तो ये लैंगिक जनन के अंदर होता है। अब ये जो नया जीव बनता है, इसमें जनकों से भिन्नताएं होती हैं, विभिन्नताएं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा विभिन्नताएं हो, कुछ समानताएं भी होती हैं और कुछ विभिन्नताएं भी होती हैं। यही कारण है कि कोई भी जीव अपने माता पिता से पूरी तरह से भिन्न भी नहीं होता है और पूरी तरह से समान भी नहीं होता है। साथ में देखिए, इस लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें पीढ़ी एकांतरण का प्रक्रम जो है वो लगातार चलता रहता है। तो अब हम बात करें पीढ़ी एकांतरण किसे कहते हैं। तो देखिए, आपने निषेचन के बारे में जान लिया। निषेचन की प्रक्रिया से जो बनने वाली संरचना है वो युग्मनज होती है। युग्मनज के विदलन और परिवर्तन से भ्रूण का विकास होता है, नए जीव की उत्पत्ति होती है। अब आता है पीढ़ी एकांतरण। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। देखिए, आप लोग ज्यादातर ये समझते हैं पीढ़ी एकांतरण का मतलब होता है कि जनकों से संतति की उत्पत्ति होना और संतति से फिर नए जनकों का बनना। इस तरह की ये क्रिया नहीं होती। पीढ़ी एकांतरण का मतलब होता है, देखिए, जीवों के अंदर दो प्रकार की पीढ़ियां होती है। एक तो होती है युग्मकोद्भिद अवस्था, युग्मकोद्भिद पीढ़ी। युग्मकोद्भिद पीढ़ी का मतलब होता है अगुणित पीढ़ी, हैप्लॉइड अवस्था, अगुणित। देखिए, जब भी कोई जीव युग्मकों का निर्माण करता है तो उसमें युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, अगुणित अवस्था में होती है। और उसके बाद ये जब युग्मकों का आपस में निषेचन होता है, दो युग्मक जो कि अगुणित अवस्था में हैं, जब ये आपस में मिलते हैं तो इससे बनती है द्विगुणित अवस्था। और इस द्विगुणित अवस्था को कहा जाता है बीजाणुद्भिद पीढ़ी। अंग्रेजी में इसको स्पोरोफाइट स्टेज कहा जाता है। ये द्विगुणित अवस्था होती है। अधिकांश जो विकसित जीव होते हैं वो द्विगुणित अवस्था में होते हैं। केवल देखिए, अगर हम पादपों की बात करें तो टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म वर्ग के पादप बीजाणुद्भिद होते हैं। जबकि युग्मकोद्भिद अवस्था के रूप में अगर मेन अवस्था देखें तो ये शैवालों में है, कवकों में है, इसके अलावा ब्रायोफाइटा वर्ग के पादप। अब देखिए, बीजाणुद्भिद पीढ़ी से जब युग्मकों का निर्माण होता है तो उस समय इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। और उस अर्धसूत्री विभाजन से ये जो बीजाणुद्भिद अवस्था है वो वापस युग्मकोद्भिद अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो यहां जीवों के अंदर, चाहे वो पादप हो चाहे प्राणी हो, इस युग्मकोद्भिद अवस्था से बीजाणुद्भिद अवस्था का आना, यानी अगुणित अवस्था से द्विगुणित अवस्था का आना, और द्विगुणित अवस्था से वापस अगुणित अवस्था का आना, ये लगातार चलता है। और इस प्रकार की प्रक्रिया के चलने को ही हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, जो कि लैंगिक जनन के अंदर आवश्यक रूप से ये पाया जाता है सभी जीवों में। अब देखिए, कुछ जीवों में ये युग्मकोद्भिद अवस्था मुख्य रूप से होती है,
जबकि कुछ दूसरे जीवों में बीजाणुविद अवस्था मुख्य रूप से होती है। अब आता है जीवन चक्र। जीवों में जीवन चक्र चलता है। पीढ़ी एकांतरण का अर्थ हो गया जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। देखिए इस दुनिया के अंदर कोई भी जीव आता है, वो जन्म लेता है, वृद्धि करता है और एक समय ऐसा आता है जिसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसे हम जीवन चक्र कहते हैं। अब इस जीवन चक्र में जो विभिन्न प्रावस्थाएं होती हैं, यानी अवस्थाएं आती हैं, और उन अवस्थाओं के दौरान जीव के अंदर शारीरिक रूप से और क्रियात्मक रूप से कई परिवर्तन होते हैं। सबसे पहली अवस्था आती है कायिक प्रावस्था, कायिक वेजिटेटिव प्रावस्था, कायिक प्रावस्था। देखिए पादपों में इसको हम कायिक प्रावस्था या वेजिटेटिव प्रावस्था या वर्धी प्रावस्था के रूप में देखते हैं, जिसमें जबकि इसे अगर हम प्राणियों में देखें तो इसे हम किशोर अवस्था कहते हैं, किशोर अवस्था। देखिए ये वो जीव के जीवन में आने वाली यानी शुरुआत की यह प्रावस्था होती है। इस प्रावस्था में जीव की शारीरिक रूप से वृद्धि होती है और क्योंकि इस समय उसकी जो पूरी ऊर्जा है वो वृद्धि और विकास के रूप में ही काम में आ जाती है। पादपों में ये प्रावस्था जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, उनके विकास के रूप में होती है। प्राणियों में भी शरीर का निर्माण होता है। इसके पश्चात जब देखिए ये कायिक प्रावस्था पादपों में अलग अलग प्रकार की होती है, किसी में ये कायिक प्रावस्था कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। इसी प्रकार से किशोर अवस्था भी प्राणियों के अंदर अलग अलग अवधि की होती है। ये एक ऐसी प्रावस्था है जिसमें लैंगिक रूप से परिपक्वता के लिए तैयारियां की जाती हैं। जब कायिक प्रावस्था पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद जनन प्रावस्था आती है, जनन प्रावस्था। इस जनन प्रावस्था को ही हम लैंगिक प्रावस्था कह सकते हैं, सेक्सुअल स्टेज प्रावस्था। चाहे वो पादप हो चाहे प्राणी, और एक तरह से पादपों में हम इसे लैंगिक प्रावस्था कह दें, जनन प्रावस्था कह दें, और प्राणियों में मानव वगैरह के लिए इसको वयस्क अवस्था कहते हैं, वयस्क अवस्था। ये प्रावस्था इस प्रकार की होती है कि जिसमें जनन संरचनाओं का विकास होने लग जाता है, अर्थात नर प्राणी के अंदर शुक्राणु बनने लगते हैं, मादा प्राणी के अंदर अंडाणु बनने लगते हैं। पादपों में जब जनन प्रावस्था प्रारंभ होती है तो इसके अंदर पुष्पों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, और पुष्पों के अंदर पुंकेसर होते हैं जो कि नर जनन संरचना होती है, जिनके अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। जबकि पादप के पुष्प के अंदर जो मादा जनन संरचना होती है वो स्त्री केसर होती है, जिसके अंदर अंडाशय वाला भाग होता है जहां अंड कोशिकाएं यानी मादा युग्मकों का निर्माण हो जाता है। अब देखिए पादपों में ये जो लैंगिक प्रावस्था है इसके आधार पर यहां पर देखिए कुछ शब्दावली है जिसको आपको जानना चाहिए कि एक तो होते हैं मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक पादप। मोनोकार्पिक पादप देखिए ऐसे पादप होते हैं जो अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प उत्पन्न करते हैं, यानी लैंगिक प्रावस्था आती है उनमें, और उसके पश्चात उनके अंदर फल और बीज का निर्माण हो जाता है और अंत में वो मृत हो जाते हैं। इस तरह के जो पादप होते हैं वो ज्यादातर एक बीज पत्री पादप होते हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है। इनमें आप देखते हैं एक वर्षीय पादप होते हैं
और वो एक बार उनके अंदर लैंगिक प्रवस्था आती है और उसके बाद वो समाप्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि सरसों के पेड़ को अगर हम बार बार पानी देते रहें और वो हर बार फल देता रहे, ऐसा नहीं होता है, उसको वो अपना जीवन पूरा कर लेता है। तो इस तरह के पादप जो होते हैं ये मोनोकार्पिक होते हैं, एक बार ही प्रजनन करते हैं। इसके अंतर्गत जैसे सरसों भी है, मूंगफली भी है, यानी जो भी हर बार जिनको हमको फसल को बोना पड़ता है वो मोनोकार्पिक होते हैं। दूसरे होते हैं पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक पादप, ये वो पादप होते हैं जब एक बार लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं तो उसके बाद एक विशेष समय में, एक विशेष मौसम के अंदर या फिर पूरे वर्ष भर लगातार इनके अंदर पुष्प उत्पन्न होते रहते हैं, तो वो कहलाते हैं पॉलीकार्पिक। जैसे आम का पेड़ होता है, एक बार आम का पेड़ परिपक्व अवस्था में आ जाता है तो हर बार उसमें ऐसा नहीं होता कि हर पेड़ पादप को लगाना पड़ता है, वो अपने आप ही उसकी एक निश्चित मौसम में उसके अंदर पुष्प आने लग जाते हैं, फल आने लग जाते हैं। तो इस तरह से ये जो ज्यादातर पादप होते हैं ये बहुवर्षीय होते हैं, ये तो बहुवर्षीय होते हैं, और मोनोकार्पिक जो होते हैं वो एक वर्षीय पादप होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां एक ऐसा उदाहरण है जैसे बांस का पेड़ होता है, बांस। अब बांस का पेड़ जो है उसकी कुछ ऐसी जातियां हैं कि जीवन काल उनका ये लगभग 50 से 100 वर्ष का होता है, 100 वर्ष। कुछ जातियों का जीवन काल कितना है, 50 से 100 वर्ष है, और ये एक बार ही पुष्प उत्पन्न करते हैं, यानी इनके अंदर जब पुष्प उत्पन्न हो जाते हैं तो उसके बाद पादप जो है वो नष्ट हो जाता है। तो एक तरह से ये बहुवर्षीय है, लेकिन गुणों के रूप में कौन सा है, मोनोकार्पिक है। तो ये एक तरह से बांस के बारे में आपसे कई बार पूछा गया है कि ये किस तरह का पादप होता है, तो ये वैसे तो है बहुवर्षीय, कई सालों तक जीवित रहता है, लेकिन इसमें जीवन में एक बार ही पुष्प उत्पन्न होते हैं और इसे हम कह सकते हैं मोनोकार्पिक पुष्प कहते हैं। इसी प्रकार से एक नीला कुरेंजी पादप है, नीला कुरेंजी। नीला कुरेंजी नाम का पादप होता है। ये जो नीला कुरेंजी पादप है इसका नाम है स्ट्रोबिलैंथस कोनियाना। देखिए ये इसकी खासियत होती है कि 12 वर्ष में पुष्प उत्पन्न करता है, पुष्प हर 12 वर्ष के बाद इसमें पुष्प उत्पन्न होते हैं। तो ये एक तरह से ऐसा पादप है जो कि बहुवर्षीय है और 12 वर्ष में ये पुष्प उत्पन्न करता है। देखिए पिछली बार जब 2006 में इसने किया था, उसके बाद 2018 में इसका पुष्पन हुआ था, और ऐसा माना जाता है कि जब ये पुष्प उत्पन्न करता है नीला कुरेंजी तो इतना ज्यादा पुष्पन पैदा होता है कि वो चारों तरफ पुष्प ही पुष्प उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि पर्यटकों के लिए ये आकर्षण का कार्य करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहां हम देखिए जनन प्रवस्था के आधार पर देखें कि कुछ और विशेष बातें देखें कि ये जो एक तो होते हैं मौसमी प्रजक, मौसम प्राणियों में देखिए मौसमी या सतत प्रजक। अब देखिए प्रजक या प्रजनन, प्रजनक कह सकते हैं, प्रजनक या प्रजनन, ने भी लगा सकते हैं, प्रजनक। देखिए यहां प्राणियों की बात करें, ये तो पादपों की बात थी, अब प्राणियों की बात करें तो कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो एक निश्चित मौसम आने पर ही, या कह सकते हैं विशेष वातावरण जब होता है, ऋतु होती है, तो उस समय ये प्रजनन करते हैं। तो इस तरह के जो प्राणी होते हैं वो मौसमी प्रजनक कहलाते हैं। देखा होगा कई बार प्राणियों को आपने कि वो एक निश्चित समय पर करते हैं, जैसे मेंढक है, छिपकली है, ये अधिकांश अपने टाइम पर ही प्रजनन की क्रिया करते हैं, क्योंकि वातावरण का जो परिवर्तन है वो इनके अंदर हार्मोन्स के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, तो ऐसी स्थिति में ये प्रजनन का कार्य करते हैं। दूसरे होते हैं सतत प्रजनक, ये इस तरह के प्राणी होते हैं जिनमें लगातार प्रजनन की प्रक्रिया होती रहती है, अर्थात जैसे कई आपने देखा होगा कि वर्ष भर अंडे देते रहते हैं या नर और मादा युग्मक बनते रहते हैं। और वर्तमान में देखिए जैसे
कई पक्षी होते हैं, मुर्गी वगैरह है, वो मौसमी प्रजनक होते हैं, लेकिन जो फार्म हाउस में रखे जाते हैं उनको एक जैसा टेम्परेचर दे करके, एक जैसा वातावरण में रख करके, और उनको फार्मी के रूप में यानी पूरा लगातार उनसे अंडे की प्राप्ति की जाती है। साथ में देखिए प्राणी जो होते हैं, इन प्राणियों में जब जनन प्रवस्था आती है तो इनके अंदर कुछ चक्र चलते हैं प्राणियों में। अब वो चक्र जो होते हैं वो एक प्रकार से उनकी लैंगिक प्रवस्था के कह सकते हैं कि रूप होते हैं। एक तो था मद चक्र, मद चक्र, ये जो एप्राइमेट्स प्राणी होते हैं उनके अंदर इस तरह के चक्र चलते हैं, जिनमें क्या होता है कि जैसे भेड़ है, बकरी है, गाय है, ये सब एप्राइमेट्स आते हैं, इनके अंदर क्या हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसके कारण इनके अंदर मध चक्र के दौरान अंडाणुओं का निर्माण जो है वो बहुत तेजी से होने लग जाता है। और अब मान लीजिए कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें एक बार ही मध चक्र चलता है, तो वो एक बार ही वर्ष में अंडे या जनन करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुमत काली होते हैं जिनमें एक से ज्यादा बार मध चक्र चलता है। दूसरा जो चक्र चलता है वो प्राइवेट्स में चलता है। प्राइवेट्स के अंदर मानव भी आते हैं, इसके अलावा कुछ बंदर वगैरह भी आते हैं इसमें प्राइवेट्स में। तो इनके अंदर जो चक्र चलता है उसको आर्तव चक्र या रज चक्र कहते हैं। रज चक्र या इसका दूसरा नाम है आर्तव चक्र। इसके बारे में अलग से हम चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। देखिए इस चक्र के दौरान क्या होता है कि कुछ इस तरह के परिवर्तन होते हैं जो कि हार्मोनों में जैसे जैसे वृद्धि और कमी होती है उसके अनुसार ये चक्र चलता है। मानव के अंदर इस चक्र की जो अवधि है वो 28 दिन की है। इस अवधि के दौरान मादा प्राणी के अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, और इस क्रिया के दौरान अनेक परिवर्तन होते हैं। साथ तो ये इस तरह की जो प्रवस्थाएं होती हैं ये सब कहलाती है जनन प्रवस्था, जो कि पादपों में भी आती है और प्राणियों में भी आती है, और ये जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो देखिए यहां जीवन चक्र में सबसे पहली जो प्रवस्था आई वो है कायिक प्रवस्था, जिसमें लैंगिक रूप से परिपक्वता प्राप्त की जाती है। जनन प्रवस्था में जनन के लिए नर और मादा युग्मकों का निर्माण किया जाता है, जो कि अलग अलग अवधि की होती है। इसके बाद जब जनन प्रवस्था पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद पादपों में जीर्ण प्रवस्था आती है। जीर्ण अवस्था कह सकते हो या जीर्ण प्रवस्था कह सकते हो। देखिए पादपों में इस प्रवस्था के दौरान कुछ इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं कि शरीर के अंदर सूखने की क्रिया, एक तरह से पत्तियों का झड़ना, पुष्पों का गिरना, फलों का झड़ना, इस तरह से प्रक्रियाएं चालू हो जाती हैं और पादप अपने आप ही धीरे 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 सूख जाता है, यानी एक तरह से नष्ट हो जाता है। तो ये इसकी कहलाती है जीर्ण अवस्था। अब पादपों में तो इसको जीर्ण अवस्था कह देते हैं, लेकिन प्राणियों में से वृद्धावस्था कहते हैं, वृद्धावस्था। अब देखिए इस अवस्था के दौरान शरीर के अंदर अंग है, तंत्र है, सभी कार्य करना धीरे धीरे कम कर देते हैं और शरीर के अंदर इस प्रकार के विभाजन होने लग जाता है कि वो शरीर में गिरावट पैदा कर देता है। विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। कोशिकाओं की उपापचय क्रियाओं की जो दर है उसमें भी गिरावट आ जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है प्राणी की, उसके अंदर शरीर में कमजोरी आ जाती है और अंत में जब एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि जब सभी अंग और तंत्र कार्य नहीं करते हैं तो अंत में वृद्ध अवस्था के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात इस तरह की जो मृत्यु होती है उसको हम नेचुरल डेथ कहते हैं, प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। एक तो वो मृत्यु होती है जिसमें अचानक आकस्मिक किसी कारण से व्यक्ति मर जाता है, तो वो मृत्यु वो जीवन काल नहीं होता है। जो वास्तविक रूप से जब शरीर पूरी तरह से कार्य करना बंद कर देता है तो वो एक प्राकृतिक मृत्यु होती है। तो जीव के जीवन काल में कह सकते हैं जीवन चक्र में 3 प्रवस्थाएं होती हैं, कायिक प्रवस्था, जनन प्रवस्था और जीर्ण प्रवस्था। ये तीनों प्रवस्थाएं चलती हैं और जीव का जीवन इस प्रकार से आगे आता है। अब आता है ये जो लैंगिक जनन होता है
प्राणियों के अंदर, पादपों के अंदर जो लैंगिक जनन होता है, उस लैंगिक जनन को हम 3 प्रवस्थाओं में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां हम कल पढ़ेंगे लैंगिक जनन की प्रवस्थाएं। लैंगिक जनन की प्रवस्थाएं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है जीवन चक्र की प्रवस्थाएं। अब हम पढ़ेंगे इस जनन की प्रवस्थाएं। तो देखिए, इस प्रवस्थाओं को हम 3 कैटेगरियों में बांट करके अध्ययन करेंगे। एक तो होती है निषेचन से पहले की प्रवस्था, यानी निषेचन पूर्व प्रवस्था, दूसरी है निषेचन प्रवस्था, और तीसरा है निषेचन के बाद में यानी पश्च प्रवस्था। निषेचन पूर्व, निषेचन प्रवस्था और निषेचन के पश्चात की प्रवस्था। ठीक है, तो इस तरह से हम रोजाना आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें जो मैं बोलता हूं, आपको बता रहा हूं, लिख रहा हूं, उन सबको आप उतारिएगा, और फिर भी किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन की विभिन्न प्रवस्थाएं। ओके।